पाठ 6 फ्रांस। फ्रांस। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। यात्रा कहीं की भी हो, वह हमारे मन में उत्साह व प्रसन्नता का संचार करती है। और फिर अगर यह यात्रा फ्रांस जैसे सुंदर देश की हो तो फिर तो कहने ही क्या। 8 घंटे का लंबा सफर तय करने के पश्चात हमारा विमान फ्रांस के आसमान पर मंडरा रहा था। उस छोटी सी विमानी खिड़की से हमारी उत्सुकता बाहर झांक रही थी। इस खूबसूरत देश का पहला दर्शन उसके सिर से हुआ और अब हमें उसे पांव तक देखना था और समझना भी था। मेरे पहले कैनवास में दुनिया का ये सबसे सुंदर माना जाने वाला शहर पेरिस रेखा गणित की तरह था। चारों ओर फैले खेत, जिसके हर हिस्से का अपना ही रंग, कुछ हरे या भूरे तो कुछ पीले, और उसके बीच खपरेल की लाल छतें, फिर बीच से गुजरने वाला रास्ता तक साक्षात चित्र की तरह। फ्रांस और फ्रेंच लोगों के बारे में हमने सिर्फ सुना था, सच्चाई अब ढूंढ निकालनी थी। कितनी ही बातें कही सुनी जाती हैं, पर हम जब तक वहां जाते नहीं तब तक उसका अर्थ समझ पाना मुश्किल होता है। मन में शक, उत्सुकता और कौतूहल का तूफान उठ रहा था। यद्यपि दो विभिन्न जगहों की तुलना हो नहीं सकती, पर फ्रांस की गोद में पेरिस के सिवाय भी बिन देखे सुने अनेक अनमोल रत्न छुपे हैं। दक्षिण फ्रांस तो पृथ्वी का स्वर्ग ही है। लोग पेरिस को ही फ्रांस समझ लेते हैं, लेकिन पेरिस की आबादी में ज्यादा प्रतिशत विदेशियों का है, जो यहाँ आकर बस गए हैं और सही ढंग से उनमें समा गए हैं। जब फ्रांस वर्ल्ड कप जीतता है तो उल्लास मनाने वालों की भीड़ में सिर्फ खास फ्रेंच ही नहीं होते हैं, उनमें होते हैं अल्बेरियन, मोरक्कन, ट्यूनिशियन और कई अफ्रीकी देशों के लोग। यह फ्रांस की अपनी बहुराष्ट्रीय संस्कृति है। फिर से घर बसाते समय ध्यान आया कि भाषा हमें हर पल एहसास दिलाती है कि हम विदेशी हैं। लगा यदि हमें यहाँ जीना है तो इनकी भाषा सीखनी होगी और खुद को इनकी संस्कृति में ढालना होगा, उनमें से एक बनना होगा, वरना हम तो चिड़ियाघर के एक और नमूने बनकर रह जाएंगे। एक बार अपना देश छोड़ा तो हम अपने लोगों के लिए परदेसी बन जाते हैं, और अब इस देश में भी यदि विदेशी बनकर रहना पड़े तो हम ना घर के ना घाट के रहेंगे। हमने सुना था कि फ्रेंच अंग्रेजी जानकर भी बोलना नहीं चाहते। ये धूल किसने उड़ाई पता नहीं, पर इन धूल कणों में कोई वजन नहीं। असल बात तो यह है कि फ्रेंच लोगों के लिए अंग्रेजी बोलने की कोई वजह ही नहीं है। फ्रेंच भाषा अपने आप में ही संपूर्ण स्वावलंबी है। विज्ञान के साथ वह भी अपना आविष्कार करती आई है। उसे अंग्रेजी की जरूरत क्यों हो? यदि इस बात का गर्व इनको हो भी तो उसमें बुराई क्या है? स्कूल में विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन फ्रेंच स्वभावतः ही आलसी होते हैं। वे आपकी भाषा सीखने से बेहतर आपको अपनी भाषा सिखाना समझते हैं। इस तरह पहले थोड़ी मेहनत उठाने के बाद उनका काम सहज हो जाता है। वे घमंडी नहीं होते हैं, और शायद यही वजह होगी कि वे आपकी फ्रेंच गलतियों पर हंसते नहीं, बल्कि आपको प्रोत्साहन देते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। ऐसे वातावरण में हमारे लिए भाषा सीखना काफी सरल बनता गया। पहले कुछ महीने जिंदगी बहुत कठिन बन गई थी। हम अपने रोजमर्रा के काम भी एक आह्वान की तरह झेलते। शाम को अपनी एकाकी खिड़की से सामने का विस्तृत शहर देखते। अकेलापन और उदासी शाम में ढलती, और सामने का वही दृश्य अंधेरे में डूबने से पहले ही हजारों बत्तियों की टिमटिमाहट से जाग उठता, और फिर रोशनी उनमें आकार भर देती। एफिल टावर पर हजारों रोशनियां झूल उठती। रह रहकर सामने बहती सेन नदी से गुजरने वाले जहाज की फोकस लाइटें सारी इमारतों को चौंधिया कर निकल जाती। रास्ते पर गाड़ियों के झुंड एक दूसरे का पीछा करते, और हमारी अनाथ आंखों से यादें टपकती। हम झट से टेलीविजन के सामने बैठ जाते और कानों पर पड़ने वाले निरर्थक शब्दों में अर्थ खोजते। धीरे धीरे भाषा पर काबू आने लगा। जान पहचान बढ़ी और साथ ही नौकरी भी मिली। हमारा विश्व व्यापक होने लगा। यहाँ खास परिचय की जरूरत नहीं होती। लिफ्ट में, बस स्टैंड पर या बगीचे में अगल बगल के व्यक्तियों से बात करनी हो तो आज मौसम अच्छा है, इतना ही कहना काफी होता है और बात चल पड़ती है। फ्रेंच बातूनी होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। आप किस देश के हैं?
इस सवाल से आपका छुटकारा नहीं, फिर भारत एक विषय बन जाता है। वैसे उनका अपना एक खास विषय है जिसे वो चाव से तल्लीन होकर सुनाते हैं, कर यानी टैक्स। यहाँ स्पेशल सिक्योरिटी का कानून है। हर बेकार या वृद्ध नागरिक सरकार की तरफ से मदद पाता है। कई बार तो कम तनख्वाह की नौकरी करने से ज्यादा मुनाफा इस सरकारी अनुदान से हो जाता है। फ्रांस में हजारों की तादाद में विदेशियों को आश्रय मिलता आया है और इन आश्रितों पर सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है। सरकार ये सारे खर्चे कर के रूप में नागरिकों से वसूल करती है। लोगों की रोजी रोटी के हिस्से बढ़ते हैं और बेकारों की संख्या बढ़ती है। इसलिए ही टैक्स की कहानी हर फ्रेंच की जुबानी सुनने को मिलती है। भाषा के साथ साथ हमने फ्रेंच खाने की मेज की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ाया। खाने की मिसाल नहीं, इनके पारंपरिक रेस्तरां छोटे घरेलू ढंग के होते हैं। खाने में जो चीज पकती है उसका खुद का स्वाद टिकाए रखना और सा या मसाले से सिर्फ जायका बढ़ाना, ये इनका अपना हुनर है। फ्रांस में खाना एक श्रृंगार है, एक यज्ञ है। मेज लगाना उसी का एक अनिवार्य भाग है। हर पदार्थ को रखने के लिए एक अलग विशिष्ट प्लेट, अपना चम्मच और कांटा। हर खाने के पकाने का ढंग, सामग्री अपनी अपनी। क्या याद रखूं, क्या छोड़ूं? यदि हम उनके खाने का मर्म समझ सकें तो उनके बेसमेंट वाले पत्थरों की दीवारों के छोटे और पारंपरिक रेस्तरां में मोमबत्ती की रोशनी के तले उनके खास हरे सलाद, फ्रेंच बगेट यानी ब्रेड, फॉया यानी बतख का लीवर जो उनकी विशिष्टता है, के साथ उन्हीं की तरह उस मेज पर अपनी शाम लुटा दें। अक्सर हम पाश्चात्य देशों को एक नजर से देखते हैं और उन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका दो अलग खंड तो हैं ही। उनकी संस्कृति, रहने का ढंग, खाने का तरीका, सोचने का ढंग, उनकी आदतें, उनके विचार, सब कुछ ही काफी अलग हैं, जबकि वे सभी एक ही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। फ्रेंच समाज परिवार से काफी जुड़ा होता है। बच्चों पर उनके अभिभावक हर तरह से ध्यान देते हैं, उनके शिक्षण पर खर्च करते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने तक बच्चे अपने माँ पिता के साथ ही रहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वे उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं। बड़े कभी भी बच्चों के निर्णय के आड़े नहीं आते और अपने विचार उन पर नहीं लादते, न ही कभी कोई अपेक्षा रखते हैं। उनका नाता दिए की तरह होता है। एक दिया दूसरे दिए को जलाता है। बच्चे साधारणतः 22 साल की उम्र में अपना घोंसला अलग बनाने में लग जाते हैं। संयुक्त परिवार की पद्धति नहीं, लेकिन संबंधियों में प्रेम और संबंधों की गर्माहट बनी रहती है। आमतौर पर विद्यालय के समय स्थापित दोस्ती मरते दम तक टिकी रहती है, पर यहाँ आप यदि पड़ोसी या काम या नौकरी से संबंधित जगहों पर सालों तक किसी से मिलते रहें तो भी ये संबंध घर तक नहीं आते। जान पहचान की कड़ी को दोस्ती में बदलते हमने कम ही देखा है।